Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start off our discussion with the next subsection, which is about the basic concepts of biological molecules. इस सबसेक्शन में हम डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. इससे पहले कि हम कन्वेंशनली डिस्कशन के साथ प्रोसीड करें, आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू. और अगेन वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस. ए ऑप्शन इज वाटर, बी ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स, सी ऑप्शन इज प्रोटीन्स एंड डी ऑप्शन इज आरएनए. और कमांड क्या है आपके पास? चूज द सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच स्टेटमेंट. मैं काफी सारी स्टेटमेंट्स आपको इन ऑप्शंस के लिए दूंगा और आपने हर स्टेटमेंट के लिए पिक करना है कि कौन सा बेस्ट आंसर है. सो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड in the human cell, and best response to this question is water. अब next statement है, which of the following is most abundant inorganic compound in human cell. अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? inorganic. so most abundant अगर compound water है तो most abundant inorganic compound भी water ही होगा. best response is alpha. and नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड. यहां पे कीवर्ड क्या है? ऑर्गेनिक. मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द ह्यूमन सेल. मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड वाटर था, मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक भी वाटर था, लेकिन जब बात आई कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी चार्ली टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन द ह्यूमन सेल्स. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ह्यूमन सेल. अब यहां पे कंडीशन क्या है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट. यहां पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की कंडीशन नहीं है. सो मोस्ट अबंडेंट वाटर, सो अगेन सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स. लिहाजा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक भी प्रोटीन्स हैं और सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स भी कलेक्टिवली वो प्रोटीन्स हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ह्यूमन सेल. अब यहां पे क्या आया है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट और साथ कंडीशन लग गई ऑर्गेनिक की. तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक तो प्रोटीन्स हैं, तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक खास तौर पे ह्यूमन सेल के अंदर वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स. सो बीटा इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ह्यूमन सेल. अब अगेन थर्ड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की कंडीशन हो गई खत्म. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अगेन बीटा. नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन बैक्टीरियल सेल. इनमें से बैक्टीरियल सेल में थर्ड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा है? अब बैक्टीरियल सेल में जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, बल्कि दैट्स द आरएनए. सो डेल्टा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच द फॉलोइंग इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बैक्टीरियल सेल. अब यहां पे क्या है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट का पूछा गया, वो भी ऑर्गेनिक का पूछा गया और साथ बैक्टीरियल सेल का. कि बैक्टीरियल सेल में सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी अगेन डेल्टा टू दिस क्वेश्चन. If you are getting these questions wrong, there is nothing to worry about it, क्योंकि अभी हम आगे चल के एक टेबल को डिस्कस करेंगे और उस एक ही टेबल के जरिए हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना सीख जाएंगे. So I have got another question for you, and the statement is, which of the following is least abundant in mammalian cell? A option is inorganic ions, B option is carbohydrates, C option is DNA and D option is RNA. तो किसी मेमेलियन सेल में इन कंपोनेंट्स में से, इन गिवन कंपोनेंट्स में से लीस्ट अबंडेंट कौन सा है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ली. डीएनए लीस्ट अबंडेंट है. इसको भी अभी हम टेबल में डिस्कस करते हैं. So here we have got the table. Let me orient you towards this table. इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हमारे पास डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स हैं और उसके बाद फिर जो हमारे पास सेकंड कॉलम है यहाँ पे, उसमें परसेंटेज द टोटल सेल वेट है और उसमें भी हमने इन डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स की जो परसेंटेजेस हैं उनको डिस्कस करना है इन द बैक्टीरियल सेल एज वेल एज इन द मैमेलियन सेल. अब यहाँ पे आप ये गौर करें कि वाटर, बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल दोनों में ये मोस्ट अबंडेंट है. तो देखिए 70% है बाय टोटल वेट. सो इसमें आप देखें, अगर हम सिर्फ बैक्टीरियल सेल को पहले लेके चलते हैं तो बैक्टीरियल सेल में आप देखें कि मोस्ट अबंडेंट वाटर है और फिर सेकंड मोस्ट अबंडेंट यू कैन सीन हियर वो प्रोटीन्स हैं और फिर थर्ड मोस्ट अबंडेंट हमारे पास यहाँ पे ये आरएनए है. इसके मुकाबले में अगर हम देखेंगे मैमेलियन सेल को, मैमेलियन सेल में मोस्ट अबंडेंट वाटर है और फिर सेकंड मोस्ट अबंडेंट 18% प्रोटीन्स हैं और फिर थर्ड मोस्ट अबंडेंट मैमेलियन सेल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं. और उसके बाद अगर आप देखें कि लीस्ट अबंडेंट क्या है, बैक्टीरियल सेल में जो लीस्ट अबंडेंट है वो एक तो इनऑर्गेनिक आयंस हैं
और डीएनए, सो दोनों 1% हैं। सो इन दोनों में से अगर लिस्ट में कोई अपीयर होता है, मे बी यू कैन पिक दैट। लेकिन अगर इनऑर्गेनिक आयंस को कलेक्टिवली देने की बजाय वो ऑप्शन में आपको डीएनए देते हैं और साथ इनऑर्गेनिक आयंस में से कोई सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह दे देते हैं, तो आपने फिर क्या पिक करना है? ऑफ कोर्स आप उस इनऑर्गेनिक आयन को पिक करेंगे, क्योंकि ये जो 1% है ये रिप्रेजेंट कर रही है टू ऑल दीज इनऑर्गेनिक आयंस कलेक्टिवली, राइट। और उसके बाद फिर सिमिलरली मेमेलियन सेल में अगर आप देखेंगे तो जो लीस्ट अबंडेंट है, यहां पे अब जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं ये 1% है, लेकिन इससे भी लेसर जो परसेंटेज है वो किसकी है? वो डीएनए की है। सो 0.25%। सो अगर आपसे पूछा जाए कि मेमेलियन सेल में लीस्ट अबंडेंट कौन सा कंपोनेंट है, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डीएनए, राइट। सो ये एक टेबल है जो कि हमने भी जितने भी क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए उन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के हवाले से आपको हेल्प आउट करेगा, राइट। सो वंस अगेन आपने इसको इस तरह से मेमोराइज करना है कि बैक्टीरिया में मोस्ट अबंडेंट वाटर, सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स, और उसके बाद फिर थर्ड मोस्ट अबंडेंट आरएनए, और फिर जो लीस्ट अबंडेंट है वो डीएनए या कलेक्टिवली इनऑर्गेनिक आयंस। मेमेलियन सेल में मोस्ट अबंडेंट वाटर, सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स, थर्ड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स, और लीस्ट अबंडेंट इसके अंदर डीएनए है। हाँ, अगर इनऑर्गेनिक आयंस में से भी कोई एक आपको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मे बी वो लीस्ट अबंडेंट हो सकता है। सो ये हमारे पास एक बेसिक टेबल था। यहां पे आपको मैं एक और बात बताता चलूं कि इसमें से ये जो वाटर है ये इनऑर्गेनिक है, वाटर इज इनऑर्गेनिक। और उसके बाद फिर जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे क्या है? दे आर ऑल ऑर्गेनिक, राइट। सो अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कौन सा है, तो इसमें से वाटर का माइनस करेंगे। सो प्रोटीन्स आप देखें बैक्टीरियल मेमेलियन सेल में ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक है। सो यहाँ पे वाटर को आपने सेपरेटली एज इनऑर्गेनिक याद रखना है, फिर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए और दूसरे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स वगैरह, राइट, इनको भी आपने एज ऑर्गेनिक याद रखना है। फिर लास्ट में हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट वगैरह। तो ये भी सारे के सारे इनऑर्गेनिक आयंस, नाम से जाहिर है दे आर ऑल इनऑर्गेनिक, राइट। सो एग्जाम आपसे क्वेश्चन अब किस तरह से पूछेगा? एग्जाम किसी भी बैक्टीरियल या मेमेलियन सेल के अंदर आपसे पूछेगा कि मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट कौन सा है, और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कौन सा है, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, और लीस्ट अबंडेंट कौन सा है, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कौन सा है, एंड सो ऑन। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आप इसी एक टेबल की मदद से आंसर कर सकते हैं। Now let's move on to the next slide. अब हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, all are not the functions of water except A option is formation of membrane structure, B option is energy storage, C option is temperature stabilization, and D option is formation of membrane structure and energy storage. Right? And the best response to this question is temperature stabilization. इसमें से देखें formation of membrane structure, ये water का function नहीं है, राइट। वाटर मेम्ब्रेन की स्टेबलाइजेशन में रोल तो प्ले कर सकता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इसका कोई भी रोल नहीं है। जब हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि उसके कंपोनेंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे, लिपिड्स थे, प्रोटीन्स थे, लेकिन कहीं पे भी हमने वाटर को स्टडी नहीं किया। सो अल्फा ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? एनर्जी स्टोरेज। अगेन एनर्जी स्टोरेज भी वाटर का फंक्शन नहीं है, सो बीटा इज आल्सो रॉन्ग। एंड फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड एनर्जी स्टोरेज, ऑफ कोर्स ये भी वाटर के फंक्शंस नहीं है। हाँ, टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन में वाटर रोल प्ले करता है, लिहाजा इस क्वेश्चन का जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी चार्ली। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद वाटर। अब सबसे पहले हम वाटर के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। You can see in here most abundant organic compound in all organisms. So जितने भी organisms हैं from bacteria to human beings, bacteria being the simplest and human beings the most complex, right? So इन सभी organisms के अंदर जो most abundant compound है ये हमेशा water है। और उसके बाद फिर इसकी जो परसेंटेज है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये वेरी करती है फ्रॉम 65 टू 89%। आपने इस वैल्यू को याद रखना है, एग्जाम में आपसे ये पूछी जा सकती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें कि ह्यूमन टिश्यू कंटेन्स 20% वाटर इन बोन सेल्स,
सो 20% वाटर है इन द बोन सेल्स एंड 85% वाटर इन द ब्रेन सेल्स। सो कई दफा ओवरऑल एग्जाम स्पेसिफाई करके भी पूछ सकता है, ओवरऑल आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो वाटर की परसेंटेज है वो कितनी है, आंसर वुड बी 65 to 89%। अगर एग्जाम आपसे पूछता है कि बोन सेल्स में वाटर की परसेंटेज कितनी है, आंसर इज 20%। सिमिलरली एग्जाम आपसे पूछता है कि ब्रेन सेल्स में वाटर की परसेंटेज कितनी है, बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी 85%। सो दीज आर इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू बी रिमेंबर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे एक टेबल के जरिए हम वाटर को डिस्कस करने लगे हैं। सो इस टेबल का टाइटल है प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स, राइट। सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। इस टेबल में हम लेफ्ट कॉलम में प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और जो राइट कॉलम है इसमें हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी ऑफ वाटर होगी। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। वाटर पोलर सब्सटेंसेस के लिए एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि सब्सटेंसेस दे रिएक्ट बेटर इन डिसॉल्व्ड और डिस्पर्स्ड फॉर्म। सब्सटेंसेस जब डिसॉल्व्ड या डिस्पर्स्ड फॉर्म में होती हैं तो वो बेहतर तौर पे रिएक्ट करती हैं, राइट। सो ये चूंकि वाटर एक पोलर सब्सटेंसेस के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट है तो इसीलिए सब्सटेंसेस जो इसमें डिसॉल्व होंगी वो बेटर रिएक्ट करेंगी। अब इसमें देखें आप कि जो भी सब्सटेंसेस हैं जो कि आयनिक सब्सटेंसेस हैं, आयनिक सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगी, जबकि जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैं लेकिन वो हैं पोलर, नॉन आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस हैं वो वाटर के अंदर डिस्पर्स होंगे। So ionic substances would get dissolved and non-ionic substances would get dispersed in water. बहरहाल जो भी हो, जब भी substances water में dissolved हैं या dispersed हैं, they would react better. And next हमारे पास second इसकी property है water की, it's a bad solvent for non-polar substances. Non-polar substances के लिए ये एक bad solvent है और इसका फायदा क्या है, water की इस property का क्या advantage है, it stabilizes the membranes. हमने membrane के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, उसमें हमने ये स्टडी किया था कि इट्स कंप्राइज्ड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेनली, राइट। और उसके बाद फिर उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स एम्बेडेड थी। सो यू कैन सीन हियर, अगर हम एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में एक पोलर हेड होता है और उसके बाद उसके फिर जो नॉन पोलर उसकी टेल होती है, राइट। सो अगर हम देखें मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। सो जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, राइट। सो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, राइट। इसमें अब देखें कि सेल के अंदर क्या है, वाटर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर क्या है, वाटर, अगेन दैट वुड बी द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट। क्योंकि सेल के अंदर और बाहर वाटर मौजूद है और ये जो फॉस्फोलिपिड के जो पोलर हेड्स हैं ये दोनों तरफ ये वाटर की तरफ ओरिएंटेड होंगे। सो समहाउ इनकी जो ये ओरिएंटेशन है ये टुवर्ड्स वाटर, इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर रोल प्ले करता है इन स्टेबलाइजिंग द मेम्ब्रेन्स। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, high specific heat capacity, right? Number of calories required to raise temperature of 1 gram of water from 15 to 16 degree centigrade. Its value is 1. ये water की जो specific heat capacity है ये ज़्यादा है। अब specific heat capacity है क्या कि ये number of calories हैं required to raise the temperature of 1 gram of water, राइट, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर ले जाने के लिए हमें जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं हम कहते हैं कि ये उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, राइट। और वाटर के लिए इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1, राइट। अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज ये होगा कि इट विल रेजिस्ट द चेंजेस इन द टेम्परेचर। सो दैट्स व्हाई वाटर जो है ये टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाटर की क्या है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो भी प्रेटी हाई है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें आप देख सकते हैं कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज्ड। जब हम वाटर का 1 ग्राम उसको वेपराइज करेंगे उसके लिए जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी हम उसको बोलते हैं दिस इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगेन वाटर के लिए जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है दिस इज प्रेटी हाई, राइट। इसकी वैल्यू कितनी है 570 किलो कैलोरी पर किलोग्राम वेपराइज्ड, राइट। सो इसकी ये वैल्यू है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम वेपराइज्ड। और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये है कि ओवरऑल
अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है तो जब भी वाटर वेपराइज होगा इट विल प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट। सो चूंकि वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जब भी ये वेपराइज होगा। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर जब ट्रांसपेरेशन होगी या जब एनिमल्स के अंदर स्वेटिंग होगी, तो अल्टीमेटली जब वाटर वेपराइज होगा फ्रॉम द सर्फेसिस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यू कैन सी हियर फॉर इलेबोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml of water out of the 1 liter, it lowers the temperature of remaining 998 ml by 1 degree centigrade। अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है, उसमें से जस्ट 2 ml को वेपराइज करा देंगे, तो जो रिमेनिंग 998 ml वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो यहां से आप देख सकते हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी हाई है वाटर की। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की? आयनाइजेशन। वाटर जो कि खुद से भी आयनाइज हो सकता है, सो आयनाइज फॉर्म में डिफरेंट आयंस हमारे पास आ रहे हैं, राइट। हाइड्रोजन या प्रोटॉन या हाइड्रोक्सिल आयंस, दे कैन टेक पार्ट इन द सेलुलर रिएक्शंस, वो सेलुलर रिएक्शंस में पार्ट ले सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वाटर इज अ गुड लुब्रिकेंट। वाटर एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है। इसका एडवांटेज क्या है? इट मिनिमाइजेस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को मिनिमाइज करेगा। फॉर एग्जांपल बिटवीन द आईज एंड द आईलिड्स, अगर आप गौर करें कि आपकी जो आईलिड्स हैं, आईलिड्स और आईज की जो सरफेस है, आई बॉल की जो सरफेस है, इनके दरमियान में एक कुशन है, एक फ्लूइड कुशन है, राइट। अगर वाटर वहां पे नहीं होगा या सिंपली टीयर्स अगर आईज के अंदर नहीं होंगे, तो क्या होगा? आईलिड जो है वो आई बॉल के साथ वो रब होता रहेगा और रिजल्टेंटली दोनों स्ट्रक्चर्स डैमेज होंगे। लेकिन वाटर इफेक्टिव ओवरऑल लुब्रिकेशन वहां पे प्रोवाइड करता है और ये फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है, राइट। और इस तरह से इन दोनों स्ट्रक्चर्स को डैमेज से बचाता है। सो वाटर बीइंग अ गुड लुब्रिकेंट, इट मिनिमाइजेस फ्रिक्शन and secondly it forms fluid cushion around the organs। तो different organs के अराउंड ये fluid cushion भी बना रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के गिर्द क्या है? प्लूरल कैविटी है जिसके अंदर फिल्ड है प्लूरल फ्लूइड। सिमिलरली अगर आप हार्ट को देखें तो हार्ट के अराउंड पेरिकार्डियम है जिसमें फिल्ड है क्या? पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। इसी तरह से पेरिटोनियम है जिसमें डिफरेंट एब्डोमिनल विसरा है, तो पेरिटोनियम के अंदर फील्ड क्या है? पेरिटोनियल फ्लूइड, राइट। सो डिफरेंट ऑर्गन्स के अराउंड जो वाटर है ये फ्लूइड कुशन प्रोवाइड करता है, राइट। और उसकी वजह से जो मैकेनिकल ट्रॉमा है वो रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स मैकेनिकल ट्रॉमा से काफी हद तक वो अपने आप को बचा पाते हैं। सो बीइंग अ गुड लुब्रिकेंट, इट मिनिमाइजेस द फ्रिक्शन एंड थ्रू द सेम टोकन इट आल्सो प्रोवाइड्स द फ्लूइड कुशन अराउंड द ऑर्गन्स। Let's move on to the next slide. I have got a question for you. Human tissues contain 20% water in which cells? तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं. Best response to this question is bone, right? अब नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है. Which one is not function of water? इसमें से देखें मीडियम फॉर कैटालिटिक एक्टिविटीज. ऑफ कोर्स हमने भी देखा है कि डिफरेंट कैटालिटिक एक्टिविटीज इसके अंदर होगी तो इसका ये मीडियम है. सो अल्फा इसका फंक्शन है वाटर का. एनर्जी स्टोरेज ये इसका फंक्शन नहीं है. हाँ, थर्मल या टेम्परेचर रेगुलेशन ये भी हम इसका फंक्शन स्टडी करके हटे हैं और इवन इसका प्रोटेक्टिव रोल भी अभी हम देख के हटे हैं. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. Evaporation of 2 ml of water from 1 liter lowers the temperature of remaining water by 1 degree centigrade. So best response is alpha to this question. अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हम इनको भी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास मोनोमर की. अब मोनोमर क्या है? अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी बॉन्डेड टू अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ पॉलीमर. सो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दूसरे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके वो पॉलीमर बना सके, हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोमर. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के रिपीट होने से क्या बनता है? स्टार्च, द ग्लाइकोजन, द सेलुलोज इवन, राइट. सो ग्लूकोज क्या है? वो स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज का मोनोमर है. इसी तरह से अब पॉलीमर क्या है? अ लार्ज मॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटेड सब यूनिट्स. अब एक ऐसा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो कि बहुत सारे रिपीटिंग सब यूनिट से बना होगा, हम उसको पॉलीमर बोलेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे सेलुलोज है तो सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है. इसी तरह से ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का पॉलीमर है और स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर है. और उसके बाद नेक्स्ट अब देखें मैक्रोमॉलिक्यूल. नाम से ही जाहिर है मैक्रोमॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है. सो अ मॉलिक्यूल containing a very large number of atoms and
हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो डिस्कस किए हैं मॉलिक्यूल्स लाइक जैसे सेलुलोज है या ग्लाइकोजन है या स्टार्च है, इन सब का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये सारे के सारे क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपके सिलेबस में डिमांडेड हैं बाय द एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी, तो इसलिए हमने इनको डिस्कस किया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मोनोमर कोई मोनोसेक्राइड होगा, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, अगर ये मोनोमर है तो जो पॉलीमर होगा वो कोई ना कोई पॉलीसेक्राइड होगा, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज वगैरह। इसी तरह से एन अमाइनो एसिड, अगर मोनोमर जो है वो अमाइनो एसिड है, राइट, फॉर एग्जांपल आर्जिनिन है या ल्यूसीन है, तो जो पॉलीमर होगा वो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन होगी, राइट। इसी तरह से अगर मोनोमर कोई न्यूक्लियोटाइड है जो कि शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से बना है, राइट, अगर मोनोमर कोई न्यूक्लियोटाइड है तो इसका जो पॉलीमर है दैट वुड बी द न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए और आरएनए, ये दोनों क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं, राइट। सो नाउ यू हैव ग्रैब्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोनोमर एंड द पॉलीमर. So that's all about the basic concepts of biological molecules. Thank you very much.